हेलो एवरीवन। मैं स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जो कि बेसिकली रिलेटेड है केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स का चैनल है हमारा। तो इसमें हम लोग आज का जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो है स्टैचोमेट्री। स्टैचोमेट्री बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका कि कंसेप्ट आपके फिजिकल केमिस्ट्री के हर मोड़ पे मिलेगा आपको इसका कंसेप्ट। तो इसी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या है। तो जैसे सबसे पहले जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में जो भी चीज मैटर्स पढ़ते हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं, जो भी कंपाउंड पढ़ते हैं, वो बेसिकली कंपोजिशन किसका किसका है। वो कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर्स का कंपोजिशन है, मैटर्स का कंपोजिशन है। ये सारे कंपोजिशंस होते हैं। तो जिसमें कि जो मैटर्स है, हमारा बेसिक यूनिट जो हमारा यहाँ से आया वो है मैटर्स। अब ये मैटर्स बेसिकली जो बना हुआ रहता है, उसके कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं वो जनरली तीन तरह से हम लोग देख सकते हैं, एक एटम, मॉलिक्यूल्स और एक आयंस। तो यहाँ पर जो हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं वो बेसिकली एटम एंड मॉलिक्यूल्स के रिगार्डिंग देख रहे हैं, क्योंकि बेसिक स्ट्रेसोमेट्री में यही दो टर्म्स इन्वॉल्व होगा। इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि मैटर है क्या। ये मोस्टली आप लोग जानते ही होंगे। मैटर क्या होता है कि एनीथिंग जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो उसको हम मैटर कहते हैं। जैसे सपोज N2 है, O2 है। ये N2 O2 का अगर हम एक मॉलिक्यूल्स रखते हैं तो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ये तो गैस है, हम देखते नहीं है। कोई भी छोटा सा आप जैसे आयरन रख लो, कुछ भी ले लेते हैं तो वो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो वो क्या है? मैटर है। मैटर वैसा चीज जो कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैटर्स कहते हैं। ठीक है। इस मैटर्स को अगर हम पीछे अपने हिस्ट्री से देखें तो हम हमारे जो एंशियंट इंडियंस थे या ग्रीक फिलोसफर थे, उन्होंने भी बताया था कि जो मैटर्स होता है वो हमारे बॉडी से रिलेटेड है, हमारे आसपास का जो भी ऑब्जेक्ट्स है उससे रिलेटेड है। उन्होंने बोला था कि जो जो भी मैटर्स है वो पांच चीजों से बना हुआ है: अर्थ, फायर, वाटर, एयर एंड स्काई। यानी आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा होगा, बहुत लोगों ने आप लोगों को बताया भी होगा। यानी कि ये मैटर्स का जो कंसेप्ट है वो हमारे बहुत ही पुराने एंशियंट काल से ही हम लोगों को बताया जाता है। उसके बाद इस मैटर्स को जो हमारे इंडियन फिलोसफर थे उन्होंने बताया कि वो एक जो मैटर्स होता है वो एक छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है। जैसे कि अगर हमने एफ लिया, वो एफ क्या है? का एक छोटा सा टुकड़ा लिया। वो एफ का जो टुकड़ा आपने लिया, जो पीस ऑफ द एफ लिया, वो बहुत ही छोटे 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 पार्टिकल्स से बना हुआ है, उन्होंने बताया। फिर फर्दर ग्रीक फिलोसफर जिसका नाम था डेमोक्रेशियस, उन्होंने बताया कि ये जो छोटा स्मॉल पार्टिकल्स इंडिविजिबल है। उन्होंने ये बताया था, जो हमारे इंडियंस फिलोसफर थे उन्होंने बताया कि ये जो आप मैटर्स ले रहे हो उसमें जो स्मॉल पार्टिकल लेते हो वो इनडिविजिबल है, मतलब उसको हम लोग ब्रेक नहीं करते कर सकते, ये बताया था। फिर फर्दर एक ग्रीक फिलोसफर ने बताया जिसका नाम है डेमोक्रिटस। उन्होंने बताया कि जो इनडिविजिबल यूनिट है मैटर का उसको एटम कहते हैं। उन्होंने बताया क्या कहते हैं? उसको एटम कहते हैं। एटम्स का मतलब ही होता था इनडिविजिबल, तो इसीलिए उन्होंने उसका नाम दिया था एटम्स। फर्दर जब स्टडी के बाद पहली बार इसके बारे में एक कंसेप्चुअल ऑर्गेनाइज्ड थियरीज दिया, या एक तरह से हाइपोथेसिस दिया जॉन डाल्टन्स ने। जॉन डाल्टन्स ने बताया कि ये जो स्ट्रक्चर्स है किसी भी मैटर्स का वो एटम से बना हुआ है, और उस एटम्स से रिलेटेड चार पांच ट्रुथ है जिसको उन्होंने बताया था। और वो जो थियरीज है बाद में डाल्टन्स लॉ ऑफ थियरीज के नाम से जाना जाता है। आज भी पढ़ते हैं हम लोग केमिस्ट्री के सबसे पहले क्लास में, जब हम फिजिकल केमिस्ट्री का या स्टैचोमेट्री पढ़ते हैं तो ये हमें पढ़ना पड़ता है। तो इनका थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या इन्होंने बोला हुआ था। तो पहली बार जो इन्होंने बोला था वो बोला था कि मैटर्स जो है वो किससे बना हुआ है? बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स, इंडिविजुअल पार्टिकल्स से बना हुआ है, जिसको एटम कहते हैं। जैसा कि बताया था, इससे पहले भी हमारे इंडियन फिलोसफर ने भी बताया था, ग्रीक ने भी बताया था।
फिलोसफर ने भी बताया था। तो वही चीज को डाल्टन ने लॉज कह सकते हो या हाइपोथेसिस कह सकते हो, क्योंकि ये जो थेरीज था वो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ नहीं था, पहले वाला भी नहीं था। यहाँ भी मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये पहला, ये जो थेरीज था वो एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ नहीं है। मतलब इन्होंने ऐसा एज्यूम किया हुआ था कि ऐसा हो सकता है कि ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि इनडिविजिबल है। तो पहली बार इन्होंने क्या बताया कि जो पहला जो इनका हाइपोथेसिस था वो क्या था कि एटम्स जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। उसके बाद सेकेंड जो था वो क्या था कि ऑल द एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट्स इज इंडिविजिबल, इज आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। कहने का मतलब कि जो भी आप, जैसे कि सपोज आपने एक एफई का लिया, तो ये जो एफई है वो बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स से बना हुआ है, जो क्या कहलाता था, एटम कहलाता था। और हर एक पार्टिकल्स एटम्स जो है वो आइडेंटिकल है, चाहे वो शेप वाइज लो, मास वाइज लो, स्ट्रक्चर वाइज लो, वो हर जो है वो क्या है, साइज वाइज लो, वो आइडेंटिकल है। ये ऐसा इन्होंने बताया था कि किसने, डाल्टन ने। तीसरा जो इनका था वो क्या था कि जो एटम है वो ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल प्रोसेसेस में। यानी कि ये मतलब इंडिविजिबल तो है ही, साथ ही साथ हम लोग इसको बना भी नहीं सकते, ना क्रिएट कर सकते। उसके बाद जो कंसेप्ट आया, जो उन्होंने बताया, वो ये था कि जो एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स का जो एटम्स है वो डिफरेंट होता है। जैसे सपोज आपने एक छोटा सा Fe ले लिया, Fe का एक पीस ले लिया, और एक Cu का पीस ले लिया। अब ये Fe का जो पार्टिकल्स था, उसका एटम्स एटम्स आर सिमिलर बट डिफरेंट फ्रॉम Cu, बट डिफरेंट फ्रॉम Cu। सिमिलरली Cu का एटम्स जो होगा, एटम्स ऑफ Cu, एटम्स ऑफ Cu आर सिमिलर, सिमिलर होगा, बट डिफरेंट फ्रॉम Fe। डिफरेंट फ्रॉम Fe। तो ये था हमारा डाल्टन्स का थ्योरी जो हम लोगों ने डिस्कस किया, उसको हम पोस्टुलेट कह सकते थे। ये एक्चुअली ये भी क्या है, एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ नहीं था, इन्होंने ऐसा एजम्पशंस के थ्रू दिया था। अब हम आते हैं मैटर्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं, फिर हम आएंगे इसके बेसिस पे भी। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, तो क्लासिफिकेशन ऑफ जो मैटर्स होता है उसका दो बेसिस है। पहला बेसिस क्या है, फिजिकल स्टेट। जैसे फिजिकल स्टेट का मतलब कि लिक्विड है, सॉलिड है, गैसेज है, ये मैटर्स का फिजिकल स्टेट है। दूसरा जो बेसिस है वो क्या है, केमिकल बेसिस है, केमिकल बिहेवियर, कि केमिकली वो रिएक्ट कैसे करता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इस बेसिस पर अगर हम डिसाइड करें तो इसकी जो टाइप्स इसके जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। ये एक प्योर सबस्टांसेस, एक मिक्सचर होता है। एक प्योर जो सबस्टांसेज होगा उसके भी दो पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट क्या होगा, एलिमेंट, और दूसरा पार्ट क्या होगा, कंपाउंड होगा। और एक डिफरेंट टाइप का है वो मिक्सचर है। इसके बारे में हम लोग आगे थोड़ा इलेबोरेट करेंगे कि ये क्या है। अब हम आते हैं तो सॉलिड के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस है। सॉलिड का मतलब हो गया डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप, एंड डेफिनेट शेप हो गया। लिक्विड का अगर देखें तो डेफिनेट वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में देखें, सपोज आपने एक कंटेनर में सॉलिड लिक्विड रखा हुआ है, तो वो लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो तो डेफिनेट ही होता है। लेकिन इसका शेप अगर आपने जैसे एक बकेट में रखा और किसी और दूसरे कंटेनर में रखा तो उस शेप का हो जाएगा, बट वॉल्यूम डेफिनेट होगा। डेफिनेट वॉल्यूम एंड इनडेफिनेट
इनडेफिनिट शेप है, और इस केस में क्या है कि इनडेफिनिट वॉल्यूम एंड इनडेफिनिट शेप। इनडेफिनिट वॉल्यूम होता है इसका एंड इनडेफिनिट शेप भी होता है। शेप भी होता है, जैसे कि सपोज आप अगर गैस का रख रहे हो, 1 लीटर के कंटेनर में अगर रखोगे गैस गैस को, तो उसका वॉल्यूम 1 लीटर कंसीडर करते हैं, वॉल्यूम इज 1 लीटर। और अगर आपने 2 लीटर के कंटेनर में रखा है तो उसका वॉल्यूम इज 2 लीटर। इसका मतलब वॉल्यूम इंडेफिनिट है, शेप तो ऑब्वियसली पूरा जिस शेप में आपने रखा, 1 लीटर के कंटेनर में रखा तो 1 लीटर का शेप होगा, 2 लीटर के कंटेनर में रखा तो 2 लीटर, इसीलिए दोनों इंडेफिनिट। लेकिन सॉलिड के केस में अगर हम देखते हैं तो सॉलिड का अगर आपने एक स्मॉल पार्ट को रखा तो जैसा शेप रखा है उसी शेप में रहेगा, उसका शेप तो चेंज होगा नहीं। तो ये तीनों बेसिक डिफरेंसेस था। अब एलिमेंट क्या है कि ये एक इसकी यूनिक आइडेंटिटी होती है, यूनिक आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एंड मेड बाय ओनली वन टाइप ऑफ सबस्टांसेस, वन टाइप ऑफ सबस्टांसेस। इस केस में क्या होगा कि इसकी भी यूनिक आइडेंटिटी होगी, यूनिक आइडेंटिटी बट मेड बाय 2 और more type of substances, 2 और more type of substances, substances है ना। और मिक्सर में क्या रहेगा, made by 2 और more type of matters but matters and identity of identities of all composed matter are retained in the mixture, in the mixture। कहने का मतलब कि जैसे सपोज अब हम यहां से जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, किसका, एलिमेंट का। एलिमेंट का अगर एग्जांपल देखें, जैसे Fe है, कॉपर है, ये क्या है, एक एलिमेंट है, और Fe और कॉपर जो बना हुआ है किससे, सिमिलर टाइप के पार्टिकल से बना हुआ है, मतलब Fe का ही एटम्स है जो कि कंबाइंड किया हुआ है मेटालिक बॉन्ड के थ्रू और फॉर्म किया हुआ है Fe। इसका मतलब इसकी आइडेंटिटी यूनिक है, साथ ही साथ एक ही टाइप के एलिमेंट से बना हुआ है। जबकि अगर कंपाउंड की बात करें, जैसे H2O है, अगर हम H2O की बात करते हैं तो ये H2 प्लस O2 मिल करके H2O बना, और H2O की जो आइडेंटिटी है वो यूनिक तो है, यूनिक है, लेकिन ये बना किससे है, दो तरह से। और दोनों जैसे H2 और I2 की जो आइडेंटिटी है या जो प्रॉपर्टीज है, उसकी प्रॉपर्टीज से डिफरेंट वाटर की प्रॉपर्टी होती है। मिक्सर में क्या है, जैसे कि अगर आपने क्या किया, सॉल्ट एंड वाटर लिया, तो सॉल्ट एंड वाटर का अगर आपने एक सॉल्यूशन बनाया, वो एक मिक्सर है। मिक्सर अगर है तो अगर इसमें देखें तो दोनों की आइडेंटिटी है, NaCl की भी आइडेंटिटी, NaCl की भी प्रॉपर्टीज को रिटेन करता है ये प्रॉपर्टीज, एंड वाटर की भी प्रॉपर्टीज को रिटेन करता है। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस था सबके बीच में, जो हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम आते हैं थोड़ा स्टैचोमेट्रिक से, ये तो बेसिक्स था। अब स्टैचोमेट्रिक्स से रिलेटेड टर्म्स के बारे में थोड़ा सीखते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म्स आएगा वो है रिलेटिव मास। पहले तो देखते हैं बेसिक डेफिनेशंस। इसमें पहला जो टर्म आएगा वो आएगा रिलेटिव एटॉमिक मासेस। देखो, जो डाल्टन्स का थ्योरी था, उस डाल्टन्स के थ्योरी से एक ये कंसेप्ट आया रिलेटिव मास का।
इट केम फ्रॉम डाल्टन्स थियरी। डाल्टन्स थियरी, ये डाल्टन्स की थियरी से कम आउट आया। यानी कि रिलेटिव मास, जैसा कि नाम ही है कि अगर किसी का मास देखना है, किसी भी एलिमेंट का मास देखना है, तो उसका मास जो है दूसरे के रेस्पेक्ट में निकाला जाता, निकालना इज कॉल्ड द रिलेटिव मास। जैसे सपोज कि अगर किसी का एज मान लो 32 ईयर्स है और दूसरे का एज जो है वो 16 ईयर है, तो अगर 16 और 32 को बोला जाए तो ये एक एब्सोल्यूट एज है, इसको एब्सोल्यूट एज कहते हैं। अगर हम रिलेटिव एज के कंटेक्स्ट में देखें तो अगर हम 16 ईयर को क्या मान लेते हैं, 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 यूनिट। अगर ये 1 यूनिट है तो ये 2 यूनिट हो गया। तो ये हमारा रिलेटिव मास का कंसेप्ट है। अब एक्चुअली क्या था कि उस समय जो एटम्स है, एटम्स वाज सो स्मॉल, दैट्स वाई हम लोग एटम्स के मास को क्या कर सकते थे, कैलकुलेट नहीं इजीली कर सकते थे। बहुत ही छोटा पार्टिकल, इंडिविजिबल पार्टिकल होता है, अब इतना छोटा है कि हम लोग देख भी नहीं पाते, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते। तो ऑब्वियसली उस समय में इतना रिसोर्स नहीं था, इसीलिए रिलेटिव मास के थ्रू इसका वेट या मास का असेसमेंट किया गया था। तो ये डाल्टन्स के कंसेप्ट को रेफरेंस मान करके ये कम आउट आया हुआ था। तो सबसे पहला जो उन्होंने जो रेफरेंस माना था वो दो रेफरेंस माना था। एक माना था विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम्स, और दूसरा जो था उनका जो कंसेप्ट, वो रेफरेंस किससे माना हुआ था, विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 एटम। ये दो उन्होंने बोला हुआ था जिसके थ्रू उन्होंने हम लोग देखते हैं। ये हालांकि कार्बन वाला बाद में आया था, उन्होंने जो बोला था वो पहले ऑक्सीजन के थ्रू बोला हुआ था, ऑक्सीजन एटम्स के थ्रू पता चला था। तो जैसे रिलेटिव मास अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स कंसेप्ट जो कम आउट हुआ था वो था कि रिलेटिव मास atomic is equals to mass of an atom an atom of an element divided by mass of one hydrogen atom। यानी कि जो डाल्टन्स का था वो दो कंसेप्ट था, एक था मास विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन और दूसरा था मास विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। तो जैसे जैसे यहाँ पर देखो, अगर हम इसी से देखें कि अगर किसी का एज निकालना है, तो जैसे कि रिलेटिव एज निकालना है, तो एज अगर हम ये रेफरेंस मान लेते हैं, ये अगर रेफरेंस मान लिए तो क्या हो गया, एज इज इक्वल्स टू उसका एब्सोल्यूट एज डिफाइंड बाय डिवाइडेड बाय रेफरेंस एज। उसी तरह से उसका मास ये निकालना, ये एक्चुअली निकालना थोड़ा आसान था, इसीलिए इसके रिस्पेक्ट में मास निकाला गया। और उसी तरह से हम दूसरे अगर हम ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखें तो मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये निकला उस समय में डाल्टन्स के थ्रू। फर्दर जो है जो अभी तक चल रहा है
वो C12 atom was considered as reference. Considered as रेफरेंस। इसको क्या किस तरह से किया गया? C12 को रेफरेंस की तरह से कंसीडर किया गया। तो इस केस में जो अभी तक चलता है, तो इसमें हम ये जो इन्वेंट किया गया था वो 1961 में इट वाज डिफाइंड। ये 1961 में डिसाइड किया गया था। अब C12 का मतलब क्या हो गया? C12 मीन्स कि आइसोटोप ऑफ कार्बन है ये। कार्बन कार्बन एक्चुअली कार्बन के जो नॉन आइसोटोप है वो 3 होते हैं, जिसमें मेजरली हालांकि 12 ही है, 6 12 6 13 6 14। देयर आर 3 एटम्स ऑफ द कार्बन्स, जिसमें कि 12 वाला जो है ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, और इसको मास नंबर कहते हैं। आइसोटोप का यानी कि अगर हम देखें तो क्या है कि आइसोटोप क्या था? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। एटॉमिक मासेस। तो ये C12 आइसोटोप को रेफरेंस माना गया था, उसी के बेसिस पर कैलकुलेशन किया गया था। अब अगर हम देखें, बाद में इसका नेम दिया गया, इट इज नोन एज इट वाज known as AMU. AMU stand for atomic mass unit। इसको क्या कहते थे? एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या है कि 1 AMU is equal to 1/12, यानी 1/12 the mass of C12 आइसोटोप। यानी कि ये क्या कहता है 1 AMU कि जितना मास कार्बन 12 आइसोटोप्स का है, उससे उसके 1/12 पार्ट से पार्ट कितना है वही डिफाइंड क्या करता है? आइसोटोप। यानी कि 1 AMU इक्वल्स टू 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 आइसोटोप। ये था दिस वन। अब मास ऑफ 1 C12 आइसोटोप अगर हम देखें, टोप आइसोटोप इंटू 1/12 देखें, तो देखो आगे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे भी इस चीज को कि अगर किसी का अगर मास 12 है, ये अगर मास नंबर 12 है, नंबर इज इक्वल्स टू 12, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होता है उसमें, न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल्स टू 12। न्यूक्लियंस का मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मतलब जो न्यूक्लियस में रहता है वो न्यूक्लियॉन्स है। तो अगर मास ऑफ एटम्स जो होता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू मास नंबर। इसका मतलब हो गया कि ये बेसिकली क्या हो गया, एक न्यूक्लियस का मास के बराबर हो गया। ये हो गया मास ऑफ 1
न्यूक्लियॉन्स ऑफ C12 आइसोटोप और मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन्स जो है वो अराउंड कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। यानी कि ये जो मास है ना, ये मास प्रोटॉन का भी मास है नियरली, और नियरली मास किसका है, न्यूट्रॉन का भी मास है। दोनों का मास लगभग इक्वल होता है, बहुत स्लाइटली ज्यादा होता है न्यूट्रॉन का। आगे हम डिस्कस करेंगे, कुछ वीडियोस जब आगे करेंगे तो हम पक्का से डिस्कस करेंगे इसके एब्सोल्यूट मास के बारे में। ये बेसिकली एब्सोल्यूट मास है। तो ये था हमारा एएमयू। यानी कि 1 AMU का अगर मास देखा जाए तो 1 AMU इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये आ गया 1 AMU का मास। लेकिन हमें रिलेटिव मास के टर्म्स में देखना है, तो जो मास देखा जाएगा वो AMU के टर्म्स में देखेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला बना, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, मास जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में RAM भी कह सकते हैं, R.A.M, जो क्या हो गया मास ऑफ एटम या एटॉमिक मास, सिंपली एटॉमिक मास बोल दो, एटॉमिक मास, है ना। और अपॉन में क्या लिखेंगे 1 AMU। इसको और थोड़ा ढंग से लिखे, फॉर्मूला को एक और फॉर्म लिखे तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर ए एम इंटू 1 AMU। ये हो गया। यानी जैसे हाइड्रोजन है, अगर सपोज हाइड्रोजन है तो इसका अगर हम RAM रिलेटिव एटॉमिक मास हाइड्रोजन का देखें तो अगर 1U है, क्योंकि बहुत बार आपने 1U देखा होगा, तो 1U क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इसका एब्सोल्यूट एटॉमिक मास निकालना है, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास तो कितना हो जाएगा 1 × 6.66 इंटू 10 नियरली इक्वल होता है। वैसे ये होता है 1.008 U होता है। 10⁻⁻27 kg इंटू 10 अगर देखें तो 1.008 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। दिस इज द मास ऑफ हाइड्रोजन इन एब्सोल्यूट मैनर। तो ये था हमारा एब्सोल्यूट मास और रिलेटिव मास का रिलेशन जो हम लोगों ने देखा। सिमिलरली अगर हम मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में देखें तो RAM इक्वल्स टू क्या होगा RAM ये कितना हो जाए ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा वो हो जाएगा मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्टांसेस अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग 1/12 इंटू C12 आइसोटोप्स मास जो क्या है 1 AMU है। तो इसको लिखते हैं मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्टांसेस डिफाइंड में 1 AMU। तो यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ सबस्टांसेस इज इक्वल्स टू RAM इंटू 1 AMU। ये एक फॉर्मूला आ गया जो हम लोगों को देखना चाहिए। इसके बाद अब आते हैं हम मोल पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोल एंड मोल कंसेप्ट। पहली बात तो मोल है क्या।
मोल है, ये है एक SI यूनिट, यूनिट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में हो सकता है एटम भी हो, मॉलिक्यूल्स भी हो, या आयंस भी हो, क्योंकि जो हमारा मैटर्स है वो तीन चीज से ही बना हुआ है, एटम से बना हुआ है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है, या आयन से बना हुआ है। तो मास जो होगा, मास नहीं मोल्स, मैंने यहाँ गलत थोड़ा लिख दिया था, मोल्स, यानी मोल इज इक्वल्स टू ये यूनिट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि जिस तरह से अगर हम एक डजन कहते हैं, डजन का मतलब 12, तो ये 1 डजन क्या क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का यूनिट है। उसी तरह मोल्स भी क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का यूनिट है। अब इसमें कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं कि हम कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है। अब देखो, अब सबसे पहला चीज क्या है कि जो इसको अगर हम डिफाइंड करें, तो जो डेफिनेशन कंसीडर किया गया था वो ये था कि 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल is the amount of a substances, amount of substances which contain, substances जो क्या करता है, which contains exact number of, exact number of particles contained, contained by 12 gram of C12 आइसोटोप। यानी ऐसा देखा गया कि स्वीट 12 आइसोटोप्स का जो 12 ग्राम है उसके मास से में जितना नंबर ऑफ पार्टिकल है वही 1 मोल है। मतलब C12 आइसोटोप्स का 12 ग्राम उठाओ, उसमें जितना नंबर ऑफ पार्टिकल है वही क्या है, मास है। तो ऐसा देखा गया है स्पेक्ट्रोस्कोपी से, इट वाज फाउंड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक, spectroscopy, the mass of one C12 atom, mass of one C12 atom is equals to कितना था, ये था 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम था एक एटम का। ठीक है, तो देखो अगर हम मोल को का निकालते हैं, 1 मोल में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो यूनिटरी मेथड अगर लगाते हैं तो 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम is mass of one C12 एटम। तो 1 ग्राम का मास कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो चूंकि 12 ग्राम का जो 12 ग्राम ऑफ C12 एटम के मास को कंसीडर करना है, इसीलिए अगर हम 12 ग्राम का कंसीडर करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 1.992648 इंटू 10⁻23। अगर इसका इवेल्युएशन करते हैं तो इसका इवेल्युएशन के बाद ये आता है 6.0221367 इंटू 10⁻23 एटम्स, यानी ये क्या हो गया, ये 12 ग्राम में जितना नंबर ऑफ एटम है यही क्या है, 1 मोल है। यानी
1 मोल इज इक्वल्स टू क्या हो गया 6.22 इंटू 10⁻23, यानी ये हमारा 1 मोल का क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। और फर्दर इसका नाम दिया गया एवोगैड्रोस नंबर विच इज कॉल्ड इसका बोला गया एवोगैड्रोस नंबर, गैड्रोस नंबर, इसको एवोगैड्रोस नंबर बोला गया। इसका नोटेशन जो होता है नोटेशन Na है, ये इसका नोटेशन है। एक्चुअली अगर हम Na लिखते हैं तो जनरली ये मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, ये मोल्स रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन अगर कैपिटल Na कहीं मिल रहा है या बहुत बार कैपिटल N भी बहुत जगह देखा है मैंने, तो ये अगर मिल रहा है बहुत बार N0 भी रखा हुआ मिलेगा, ये सारा N नॉट, बहुत ये सारा नोटेशन जो है वो किसका है एवोगैड्रोस नंबर का नोटेशन है। अब उसके बाद हम आते हैं ग्राम एटॉमिक मास में। ग्राम एटॉमिक मास में, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट represented in gram is gram atomic mass. In gram is gram atomic mass. इसका एक और नाम दिया गया है जिसको हम कहते हैं कि ये है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स हो गया। यानी कि अगर इसको ऐसे भी देखें कि इफ मास ऑफ 1 मोल is expressed in gram, it is gram atomic mass. ग्राम एटॉमिक मास। तो जैसे देखें एग्जाम्पल एक ले लो कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन अगर एटम का देखते हैं तो कितना होता है Ram 16U। और इसी का अगर हम ग्राम एटॉमिक मास देखते हैं, ग्राम एटॉमिक मास तो ये कितना हो जाएगा 16 ग्राम। अगर ग्राम है कैसे एक और तरीका एक इसको देख सकते हैं, जैसे एक और चीज कि 1 मोल इज इक्वल्स टू क्या था 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स था, है ना। तो अगर हम ऐसा देख सकते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास इक्वल्स टू मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि 16 AMU इंटू
इंटू 6.22 इंटू 10⁻23 एटम्स हो गया। तो ये हो गया 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम इंटू, क्योंकि मास ऑफ इतना एटम और एक 16 यू है तो एक एटम का, तो इसीलिए 16 AMU लिखा मैंने। और एक और चीज हम लोग जानते हैं कि AMU को अगर हम कन्वर्ट करते हैं ग्राम में तो कितना हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, और ये इसका वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। जब ये दोनों को अब सबको इवेलुएट करोगे तो लगभग लगभग कितना आ जाएगा 16 ग्राम के आसपास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि इसका जो डेटा आता है वो 1 के आसपास आता है, कैलकुलेट करके देख लेना, ये 1 के आसपास आता है। तो ये हमारा था ग्राम AMU। यानी कि सिंपल एक लॉजिक लगाना कि अगर AMU में मास दिया हुआ है, जैसे O है, O का जैसे 16 AMU था, अगर हम इसका एटॉमिक मास कहते, एटॉमिक मास अगर बोलेंगे तो 16 ग्राम हो जाएगा। जो एटॉमिक मास का मतलब ग्राम एटॉमिक मास की बात मैं कर रहा था, ग्राम एटॉमिक मास अगर कहेंगे तो 16 U हो जाएगा। सिमिलरली ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मास ये हो गया मॉलिक्यूलर मास, द मॉलिक्यूलर मास of a substances in ग्राम। अगर ग्राम में देखते हैं तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, जो क्या होगा कि मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, है ना। जो हो सकता है क्या कि मास ऑफ वन, क्योंकि इतना मास इतना मॉलिक्यूल्स कितने में 1 मोल में होगा, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया। इसका भी अगर हम कैलकुलेशन करके देखें, जैसे O2 है, O2 का मास इन AMU अगर देखते हैं तो AMU में क्या होगा कि 16 2 इंटू 16 तो कितना हो गया 32 AMU। देखो ऐसा है कि जो AMU था, AMU इज नाउ डिफाइंड एज U। इसको U के टर्म्स में, U स्टैंड फॉर यूनिफाइड मास। अब जो AMU है उसको U से डिफाइंड किया जाता है, जिसको कहते हैं यूनिफाइड मास कहते हैं, यूनिफाइड मास के नाम से जाना जाता है। अब तो अब बहुत बार आप देखोगे ये AMU की जगह इसको लिखा हुआ मिलेगा 32U, तो इसको क्या लिख सकते हैं 32U। अब क्या है कि अगर हम देखें तो ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास जो होगा वो क्या होगा, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। और इसका मतलब हो गया कि इसको क्या लिख सकते हैं, एक एटम का मास एक मॉलिक्यूल्स का मास कितना 32, तो ये हो जाएगा 32U इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 हो गया। अब वही कि जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 32 एक U जो था वो कितने के बराबर 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग लगभग 1 के आसपास था, तो ये 32 ग्राम। यानी सिंपल बात है कि जो आपने U में लिखा था उसको ग्राम में लिख दो तो एटॉमिक मास आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास आ जाएगा। तो ये था हमारा एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास का डेफिनेशन जो हम लोगों ने देखा।
जैसे किसी का भी देखते हैं, अगर हमें निकालना है C2H5OH का, तो अगर U के टर्म्स में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, रिलेट मतलब RAM इसका क्या होगा, 2 × 12U प्लस 5 × 1U इन प्लस 16U प्लस 1U, कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा 24U। ये नियरली 1U होता है, क्योंकि कैलकुलेशन में 1.008 जो H का मास होता है इन टर्म्स ऑफ AMU या U, वो 1.008 है, लेकिन कैलकुलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए 1U हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो ये 24U प्लस ये 5U, और ये हो गया आपका 16U प्लस 1U, तो कितना हो गया 36U हो जाएगा आई थिंक। 24 और 5 6 60 30 हाँ 36 हो जाएगा, 36U हो गया। ठीक है, और अगर हम इसका मोलर मास निकालते हैं, एक और चीज कि 1 मोल मास इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलेकुलर मास या मोलर मास भी कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। यानी अगर आपसे किसी ने पूछा कि इसका मास, मोलर मास कितना होगा, तो मोलर मास क्या हो गया कि 1U का मास इन ग्राम होगा, यानी मास ऑफ C2H5O, मास मतलब मोलर मास ऑफ C2H5O इज इक्वल्स टू कितना हो गया 36 ग्राम। तो जो अभी तक हम लोगों ने सीखा, वो मेजर जो 2-3 पार्ट्स था, उसको जरा हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले मैटर के बारे में देखा कि मैटर क्या था, मैटर्स के कितने सब पार्ट्स थे, डाल्टन्स का क्या लॉ था, उसके बारे में देखा। फिर उसके बाद एटॉमिक मास यूनिट पर आए। एटॉमिक मास यूनिट क्या कहता था कि 1/12 पार्ट ऑफ C12 आइसोटोप्स का जो मास है वो 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है, जो बाद में किसके नाम से जाना गया, यू मतलब यूनिफाइड मास के नाम से जाना गया। उसके बाद हम लोगों ने मोल कंसेप्ट के बारे में सीखा। तो मोल कंसेप्ट क्या था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच इज कंटेन्ड बाय C12 आइसोटोप्स 12 ग्राम, मतलब 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप्स का में जितना नंबर ऑफ पार्टिकल है वही क्या था 1U था। ये हम लोगों ने सीखा। इसी के रेफरेंस से हम लोगों ने डिफाइंड किया या कैलकुलेट किया कि 1 मोल्स में नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हुआ 16.022 इंटू 10⁻23, जो किसके बराबर है, जो है आपका Na के बराबर। Na को कहते हैं, बोला गया एवोगैड्रोस नंबर। यानी अगर 1 एवोगैड्रोस नंबर मतलब एवोगैड्रोस नंबर का वैल्यू पूछा जाए तो कितना है 6.22 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये सीखा हम लोगों ने। उसके बाद ग्राम एटॉमिक मास सीखा। ग्राम एटॉमिक मास क्या कहता था कि जो मास, एटॉमिक मास अगर हम ग्राम के टर्म्स में देखते हैं तो उसको ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं, जो मास ऑफ 1 मोल होता था। यानी अगर हम इन दोनों को कंबाइंड करें तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो ये है मोलर मास, 1 मोल का एक और चीज हम लोग आगे डिस्कस किया हुआ था हम लोगों ने कि मास ऑफ 1 मोल इज इक्वल्स टू मोलर मास। इसको क्या कहते थे, मोलर मास। और मोलर मास क्या होता था कि मास इन ग्राम, सिंपल सा बात है ग्राम। तो जो एटॉमिक मास था उसको सीधे ग्राम में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन जब हम लोगों ने किया तो उसके बेसिस पर हम क्या देख रहे थे कि 1.66 इंटू 10⁻23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मिलकर के 1 के आसपास आ गया। तो अगर AMU है उसको सीधा सीधा ग्राम में लिख दो तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। और अगर मॉलिक्यूल्स है और हर एक एटम्स का इंडिविजुअली ऐड करके अगर हम लिखते हैं तो वो हमारा मोलर मास हो जाएगा। ये था। तो जब भी
अगर हमें मोल निकालना होगा तो हम इसी फॉर्म से निकालेंगे, मतलब एटॉमिक मास ये चाहिए। अब देखो जैसे फॉर्मूलाज, दो फॉर्मूलाज अभी हम डिस्कस कर लेते हैं मोल्स निकालने के लिए। अभी क्या था, जैसे कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स, जो किसके बराबर था, 1 मोल्स के बराबर था। तो 1 एटम्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/6.22 इंटू 10⁻23। अगर आपके पास में सपोज x नंबर ऑफ पार्ट एटम्स है, x नंबर ऑफ एटम्स है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x/6.22 इंटू 10⁻23 विच इज इक्वल्स टू x/na। यानी हम लोग ऐसा कह सकते थे, क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स, लिख लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स क्या हो सकता था, एटम, अगर हम जनरलाइज फॉर्म देखें, एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस डिवाइडेड बाय किसके बराबर, 6.022 इंटू 10⁻23। यानी नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू 6.22 इंटू 10⁻23। ये एक फॉर्मूला आ गया। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल भी इस पर देख लेते हैं। अगर हमारे पास दिया हुआ है कि 12.022 इंटू 10⁻23 O2 molecules has how many moles, तो कैसे निकाल सकते हैं, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये क्या है, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल है, यानी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय Na। तो ये हो गया 12.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। कैंसल आउट, कट के 4 था ये। अगर 4 कर लेते थोड़ा कैलकुलेशन को ईज करने के लिए, तो ये 4 हो गया, कट के 2 आ गया, यानी नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू 2। सिमिलरली एक और फॉर्मूला अगर यहां से देखें, मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास किसको कहते थे, एक मोल का मास है ना, मोलर मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ 1 मोल कहते थे हम लोग, है ना। तो अगर एक्स मोलर मास है, अगर सपोज एक्स ग्राम है मोलर मास, तो 1 ग्राम का मास कितना हो जाएगा, ये कितने नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होगा, ये 1 मोल है ना। तो ये कितने मोल के बराबर हो गया, ये हो गया 1/x मोल के बराबर, क्योंकि x ग्राम जो है वो 1 मोल के बराबर है। तो 1 ग्राम 1/x, तो गिवन मास अगर आपके पास है, गिवन मास तो क्या बन जाएगा, गिवन मास बाय x, और x क्या है, मोलर मास है, मोलर मास। यानी यहां से भी एक फॉर्मूला आ गया कि मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास।
ये दो फॉर्मूला है, इसके अलावा भी फॉर्मूलाज है जो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग। अभी जैसे एक क्वेश्चन है कि 24 ग्राम ऑफ कार्बन हैज डॉट 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 मोल्स। कितना मोल्स हो जाएगा? फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और कार्बन का जो मोलर मास है वो कितना होता है? कार्बन एक एटम है, मोलर मास 12 है, तो ये हो गया 24 ग्राम डिवाइडेड बाय 12 ग्राम, कट के 2 आ गया, तो 2 इज योर आंसर। तो ये था हमारा थोड़ा बहुत बेसिक्स मोल कंसेप्ट तक का पार्ट। अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे इससे आगे स्टैचोमेट्रिक का पार्ट। तब तक के लिए मैं वीडियो को बाइंड अप कर रहा हूँ, आप लोगों से विदा चाह रहा हूँ। बाय बाय।